शिक्षक अभिरुचि से संबंधित यह हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम यह अभ्यास कार्य हल कर रहे हैं। ये अभ्यास कार्य मैंने लक्ष्य गाइड से लिया है। शिक्षक द्वारा कक्षा में पुरस्कार और दंड दिया जाना चाहिए समान रूप से। जी नहीं, समान रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। देखो, जितना आपने पुरस्कार दिया आप उतना ही दंड दो, ये सही बात नहीं होगी। पुरस्कार अधिक और दंड कम, हाँ ये हो सकता है कि आप उसको कक्षा में ज्यादा पुरस्कार दे लेकिन दंडित बच्चों को कम से कम करे, ये भी एक अच्छे शिक्षक की निशानी है। दूसरा, पुरस्कार कम और दंड बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखो, पुरस्कार का मतलब है आप मौखिक उसको शाबाशी दे, ये भी तो एक पुरस्कार है। चौथा, जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार, ये सबसे ज्यादा सही है। जहां पुरस्कार दिया जाना चाहिए वहां आप पुरस्कार दें और जहां दंड दिया जाना चाहिए वहां आप दंड दें। छात्र द्वारा किए गए कार्य के सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से गलत प्रभाव पड़ सकता है। जी नहीं, गलत। उसे सुधार करने में मदद मिलती है। जी हाँ, ये ठीक उत्तर है कि इसमें सुधार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सही उत्तर है कि उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। आप इसमें समझाएंगे कि आप इसको ऐसे थोड़ा सही कर सकते हैं तो इससे कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। बच्चे में निराशा आएगी, निराशा नहीं आ सकती। शालाओं में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। विकास का मतलब है उसमें सभी गुणों का विकास होगा, अच्छे नागरिक बन सकेंगे और हर तरह से संपूर्ण विकास संभव होगा। अगला, बच्चों में टीम भावना आएगी। टीम भावना एक गुण हो गया, जबकि विकास में सभी गुण शामिल है, इसलिए विकास सबसे ज्यादा सही है। उसके बाद टीम भावना सेकंड नंबर पे सही है। अगला, वैमनस्य बढ़ता है, नहीं बढ़ता। अगला, बच्चे स्कूल जाने से कतराएंगे। जी नहीं, बच्चे बाल सभाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। किशोर वय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विकासात्मक कार्य नहीं है? पहला, व्यक्तिगत दर्शन का विकास, ये भी विकासात्मक कार्य है। किशोर वय में बच्चे अपने आप को एक व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसे दर्शन का इसमें विकास हो जाता है, इसलिए ये भी एक सही उत्तर है। अगला, सामाजिक दक्षता का आंशिक विकास, हाँ उसमें आंशिक विकास हो चुका होता है। तीसरा, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति, ये गलत है, ये विकासात्मक कार्य नहीं है, ये पलायन का कार्य है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सही है क्योंकि यहां पूछा नहीं है। पेपर में इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी कभी लड़के इस बारे में उत्तर गलत कर जाते हैं, ध्यान नहीं पूछा है, तो सबसे ज्यादा उत्तर सही है, प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्ति। चौथा, ये भी सही है, सिर्फ एक ही गलत है, इसलिए स उत्तर सही हुआ। छात्रों की तत्परता पर विशेष ध्यान देने में शिक्षक वर्ग द्वारा अत्यधिक दिया जाता है। किस क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाता है? किंडरगार्टन में, प्रथम कक्षा में, नवीन विषय में, या सभी स्तरों पे? कहने का मतलब किसी भी स्तर पर जहां अनुदेशन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है तो छात्रों की तत्परता पर शिक्षकों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए हर स्तर पर। ये सबसे ज्यादा सही है सभी कक्षाओं में। शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले की तत्परता पर, हाँ ठीक है। सीखने की स्थिति पर, ये नहीं। शिक्षक के व्यक्तित्व पर, ये भी नहीं। शिक्षार्थी की प्रेरणा पर, ये सबसे ज्यादा सही है। देखिए, दो सही है, सीखने वाले की तत्परता भी होनी चाहिए, लेकिन शिक्षार्थी को जो प्रेरणा मिली है उसके आधार पर उसके कार्य की सफलता सबसे ज्यादा निर्भर करती है। किसी विशेष विषय के अध्ययन हेतु छात्र की तत्परता निर्भर करती है उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर। जी हाँ,
छात्र की मन और शरीर की जो तत्परता है, या कहें कि मानसिक और शारीरिक जो परिपक्वता है, उस पर उसकी तत्परता सर्वाधिक निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है। पूर्व कक्षा की उपलब्धि पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पूर्व कक्षा में मैंने देखा है बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगली कक्षा में हो सकता है फेल हो जाए। उसके सामान्य अनुभवों पर इस पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सामान्य अनुभवों से कोई उसकी तत्परता सिद्ध नहीं होती। अगला उपयुक्त में से किसी एक पर नहीं, क्योंकि इसे सुनिश्चित रूप से निर्धारण कर पाना कठिन है। ऐसा भी नहीं है, निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सही है उसकी मनोदैहिक परिपक्वता पर। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आप उसे ऐसा करने से रोकोगे। ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। अशिक्षा की हानियां बताएंगे। देखिए, हानियां बताने से माता पिता ये कहेंगे कि हमें तो आपसे ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा अनुभव है। आप ये भी तो वो कह सकते हैं। आप इसका खुलकर विरोध करोगे। हाँ, ठीक है, खुलकर आप विरोध करें तो शायद वो मान जाए, लेकिन इससे ज्यादा है कि आप उसको ऐसा करने से रोके। ये सबसे ज्यादा उपयुक्त कथन है। आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दोगे। आप कहां से करोगे भाई? नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शन अ सही है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा आप अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम को उन्नत कर सकेंगे? शिक्षकों को लगन और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा देंगे। ये एक टीचर का काम नहीं है, ये काम प्रिंसिपल का है। इसलिए आप ऐसा करें, ये ज्यादा सही नहीं होगा। आप प्रधानाचार्य को कहोगे कि कठोर कदम उठाओ, ये तो आप फिर चापलूस बन जाओगे। इसलिए ये गलत है। विद्यालय के उन्नत परीक्षा परिणाम के लिए समर्थक शिक्षकों के साथ बैठकर सलाह करेंगे। समर्थक के साथ बैठोगे, दूसरे वालों के साथ नहीं बिठाओगे, ये भी ठीक बात नहीं होगी। इसलिए ये भी गलत है। आप निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करें। एक टीचर से यही आशा की जाती है कि आप ये न सोचे कि परिस्थिति क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट कम रहा तो मेरे साथ क्या होगा। हमेशा निरपेक्ष भाव से व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसलिए निरपेक्ष भाव से अपना कर्तव्य करेंगे, ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत रूप से अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ही चाहिए। इससे शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरा क्या है? व्यवहार से परिचय। ध्यान देना, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए सबसे ज्यादा सही है व्यवहार से परिचय। मनोविज्ञान से छात्रों का व्यवहार से परिचय हो जाता है और यही सबसे ज्यादा सही है। अगला, छात्रों के मन की बातें समझेंगे। ये पहले था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, अब ऐसा नहीं है, इसलिए ये उतना ज्यादा सही नहीं रहा। अगली बात, शिक्षक को छात्रों की तुलना करने और पहचान करने में मदद करता है। हाँ, ठीक है। शिक्षण कार्य को दुष्कर बना देती है, बिल्कुल गलत है। इसलिए सबसे ज्यादा सही है पहला ऑप्शन। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? परमार्थ और मोक्ष की प्राप्ति? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति? हाँ, ठीक है ऐसा। जागृति उत्पन्न करने का साधन? थोड़ा उससे कमजोर। व्यक्तित्व निर्माण का साधन? सबसे ज्यादा सही है। शिक्षा का काम है व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्ति में सभी गुणों का विकास करना, एक सुयोग्य नागरिक बनाना और समस्त गुण संपन्न व्यक्ति हो, वही व्यक्तित्व है। इसका निर्माण करना वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। पूर्ण रूप से हम सहमत है इस बारे में। देखिए, एक नेता में यदि सामाजिक परिपक्वता नहीं है, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करे ये पता नहीं है, तो वो नेता हो ही नहीं सकता। इसलिए पूर्ण सहमत हैं हम इससे। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है छात्रों की योग्यताओं के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में,
छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में ये सबसे ज्यादा सही है। देखो, शैक्षिक और व्यावसायिक जो निर्देशन दोगे कि आपको कौन सी शिक्षा आगे प्राप्त करनी है या कौन सा व्यवसाय करना है, यदि आपको ये निर्देशन प्राप्त करना है या निर्देशन देना है तो छात्रों की योग्यताओं के संदर्भ में आप दोगे। ठीक ठीक है कि आपकी योग्यताएं कैसी हैं और आप इस योग्यताओं के आधार पर कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग्यताएं कम हो लेकिन आगे जाकर बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए योग्यताओं के संदर्भ बनाकर उसको पेश करना भी ज्यादा सही नहीं होगा। अब शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, मेरी रुचि ये है कि मैं चाहूं कि आप आईएएस बन जाए, लेकिन बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या बच्चा बहुत बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है, तो मेरी रुचि के अनुसार बच्चा थोड़े ना चलेगा। अगला, छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर। ठीक ठीक है, आपस में सहयोग करके ये पता कर ले, लेकिन ये भी ज्यादा सही नहीं होगा। सही होगा कि छात्रों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं और उसकी अभियोग्यता है, उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम उनको शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करेंगे। किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी यदि वो अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके परिवार में मान लो सारे अध्यापक हैं, फिर भी आप अध्यापक के रूप में सफल हो जाए, ये जरूरी तो नहीं है। अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, अब इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगला, नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता हो। हाँ, ठीक ठीक है, लेकिन ये भी ज्यादा सही नहीं है। अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा अध्यापक है तो यदि उसको सफलता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, अध्यापक के रूप में वो एक सफल अध्यापक हो सकता है। सफल अध्यापक कहने का यह मतलब ये है कि आप बच्चों के सामने अपनी सामग्री अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और बच्चे आपसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, वो अध्यापक है। या परीक्षा में पास करके आप अध्यापक बन जाए, ये नहीं पूछा है। एक अच्छा अध्यापक आप कैसे बने, इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन द सबसे ज्यादा सही है। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है? स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण, कक्षा में पूर्ण अनुशासन, नियमित अध्यापन या विद्यार्थियों द्वारा स्व अध्ययन। देखिए, प्रभावकारी अध्यापन तब होगा जब आप स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण होगा। संप्रेषण का मतलब टीचर की बात बच्चा समझ सके और बच्चा वापस टीचर को ये बात कह सके कि उसे कहाँ प्रॉब्लम है। ये स्पष्ट और यथातथ्य है, तथ्य के अनुसार है, तभी वो अध्यापन यानी टीचिंग प्रभावकारी है। अगर ऐसा नहीं है तो टीचिंग प्रभावकारी नहीं होगी। सबसे ज्यादा ये सही है। अनुशासन होना चाहिए कक्षा में, जी हाँ ठीक है। नियमित अध्यापन होना चाहिए, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा स्व अध्ययन होना चाहिए, ये अध्यापन से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी अध्यापक में निम्न में से सबसे अधिक वांछनीय क्या होना चाहिए? वो कक्षा में ठीक समय पर आए, जी हाँ ठीक समय पर आना चाहिए। अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करे, ये टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से रखे, सही रूप से रखे, व्यवस्थित रूप से रखे और बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर पाए। यही एक अध्यापक की निशानी है। कड़ाई से अनुशासन लागू करने वाले, ठीक ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। कक्षा में उन्मुक्त होना, बिल्कुल आप वहां डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए सही उत्तर हुआ अपनी सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। प्रभावी संप्रेषण को लोग आनंद लेंगे, स्वीकार करेंगे या दूसरों तक पहुंचाएंगे या इसके बारे में सोचेंगे। प्रभावी संप्रेषण यानी मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपकी बात वापस मेरे तक पहुंचे, ये संप्रेषण। इससे लोग क्या आनंद लेंगे या स्वीकार करेंगे? इसमें सबसे ज्यादा है स्वीकार करेंगे। यदि प्रभावी है संप्रेषण
तो उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। दूसरों तक पहुंचाए ये कोई जरूरी तो नहीं है। इसके बारे में सोचें, सोचना क्या है इसमें, आनंद लेंगे ठीक है, लेकिन स्वीकार करेंगे ये सबसे ज्यादा सही है। उच्च शिक्षा में अध्यापन से क्या अर्थ है? पाठ्य पुस्तकों में दिए जाने वाले ज्ञान को प्रस्तुत करना, हाँ ठीक ठीक है। कक्षा में प्रश्न उत्तर द्वारा पढ़ाना, ठीक ठीक है। विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना कि वो किस तरह से सीखा जाए, कौन सी किताब किस तरह से पढ़ी जाए, आप इसमें से क्या क्या पढ़ सकते हैं, कौन से इसमें सवाल पूछे जाने की संभावना है, ये उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। इसलिए सबसे सही उत्तर है विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना कि सीखते कैसे है। अगला, विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी और उसे उत्तीर्ण करने में सहायता करना, ये ज्यादा सही नहीं होगा। आपका उद्देश्य परीक्षा की तैयारी और उत्तीर्ण करना ही नहीं है, विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना आपका काम है। अध्यापन कार्य के बारे में मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है। देखिए, आपकी किताब के अनुसार इसमें उत्तर सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य लिखा है और ये अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन है। तो यहाँ शांतिपूर्ण का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो शांतिपूर्ण, इसमें इसका शांतिपूर्ण से ज्यादा बेटर शब्द मिल सकता था। वो होगा कि संतुष्टि देने वाला कार्य है, या ऐसा कार्य है जो अपने अंदर व्यक्ति संतुष्ट होता है, वो ये सोचता है कि उसने समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके दिल को शांति मिलती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए ये एक शांतिपूर्ण कार्य है, इसलिए अध्यापन कार्य अच्छा लगता है। ये सबसे ज्यादा सही होगा। दूसरा, बहुत कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान करता है, ठीक ठीक है, ज्यादा सही नहीं है। चुनौतीपूर्ण कार्य है, जी हाँ, थोड़ा ठीक कार्य है, इसलिए हमें ये कार्य अच्छा लगता है। दूसरा, ये बहुत लाभप्रद कार्य है, इसमें प्राइवेट ट्यूशन के अच्छे अवसर मिलते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है लाभप्रद, इससे भी और भी कार्य हो सकते हैं प्राइवेट ट्यूशन, अब उसकी वो बात भी नहीं रही। हालांकि मिलते हैं, मैं मानता हूं कि प्राइवेट ट्यूशन इससे मिलते हैं, लेकिन कोई भी अध्यापन कार्य इसके लिए नहीं करना चाहेगा, ये उसका लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज्यादा सही है कि ये शांतिपूर्ण कार्य है। हालांकि ये अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन इससे थोड़ा अच्छा हो सकता था। अगला, एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो मेधावी हो, जी हाँ, ऐसा भी है। जो सादा जीवन व्यतीत करता हो, ये भी ठीक ठीक है, पहला भी ठीक ठीक था। जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, हाँ ये भी ठीक है, ज्यादा सही है। लेकिन जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो, विद्यार्थियों का कहने का मतलब विद्या प्राप्त करने के प्रति उसकी सच्ची लगन हो, वो विद्यार्थियों को भी विद्या प्रदान करे और खुद भी विद्या प्राप्त करे, ऐसा टीचर हो, तो ये सबसे ज्यादा सही होगा, वही अच्छा अध्यापक हो सकता है। एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकता है जब वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता हो, हाँ ठीक ठीक है। जब वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, जी हाँ, ये सबसे ज्यादा सही है। वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता कर रहा है, तभी वो प्रभावी संचारक है। वह पढ़ाते हुए बीच में प्रश्न पूछता है, तब भी ठीक है। वह विषय से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये थोड़ा उससे बेटर है। लेकिन सबसे ज्यादा सही है कि वो जो पढ़ा रहा है उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, ये सबसे ज्यादा सही होगा, तभी वो प्रभावी संचारक है। एक व्यक्ति एक प्रभावी संचारक तभी हो सकता है, एक व्यक्ति वो टीचर था, ये व्यक्ति है, जब उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो तो वो एक प्रभावी संचारक हो सकता है, ये सबसे ज्यादा सही है। अब हास्यकार वक्ता हो, जरूरी नहीं है कि उसका जो प्रभावी संचारक है हास्यकार वक्ता, ये जरूरी नहीं है। नाटकीय गुण हो, उसका संचारक से कोई संबंध नहीं होगा। मातृभाषा में संचार कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि मातृभाषा में संचार कर रहा हो तब भी उसका प्रभावी संचारक हो, ये जरूरी तो नहीं है। ग्राहक संप्रेषक से प्रवर्तक संप्रेषक को भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? देखिए, जिसने संदेश, यहां से मान लीजिए संदेश गया, संदेश
जैसे टीचर ने कुछ बोला, वो संदेश विद्यार्थी के पास गया और विद्यार्थी से ये संदेश वापस टीचर तक पहुंचा। यहां कह रहा है कि ग्राहक यानी यहां विद्यार्थी, संप्रेषक से, संप्रेषक यानी टीचर, यहां टीचर से प्रवर्तक संप्रेषक को भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी ने जो वापस टीचर को भेजा, ये प्रतिपोष कहलाता है। इसकी प्रतिपुष्टि हुई है कि ये जो संदेश उससे प्राप्त किया वो उसने किस रूप से प्राप्त किया, इसकी प्रतिपुष्टि कहलाएगा। जो वापस ग्राहक संप्रेषक से जिसने भेजा था उसके पास जो संदेश गया, यानी टीचर से विद्यार्थी और विद्यार्थी से वापस जो टीचर तक गया, उसको प्रतिपोष कहते हैं। किसी अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा के विद्यार्थी, ये भी है। कक्षा में अनुशासन भी होना चाहिए, पढ़ाया जाने वाला विषय भी होना चाहिए, पढ़ाने के लिए उपयुक्त समय भी होना चाहिए, चारों होने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा में विद्यार्थी। आज शिक्षा बाल केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है। यदि विद्यार्थी ही नहीं है तो न कक्षा में अनुशासन होगा, न पढ़ाए जाने वाला विषय होगा, न पढ़ाने के लिए समय होगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विद्यार्थी है। कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करती है, यानी मैं जो बोल रहा हूं इसमें यदि बाधा पहुंच रही है तो उसको क्या कहोगे? शोर। जरूरी तो नहीं है मेरे पास माइक हो और बीच में बहुत सारे लोग बोल रहे हो, लेकिन मेरा संप्रेषण तब भी होगा। रुकावट, रुकावट तो नहीं कहेंगे। रुकावट तो उसको कहेंगे जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं और बीच में से वायर टूट गया, संप्रेषण बंद हो गया, तो ये रुकावट हो गई। तो उसको रुकावट नहीं कहेंगे, इसलिए ये भी गलत है। अवरोधन, जी हाँ, इसको अवरोधन कहेंगे जो संप्रेषण को बाधित कर रहा हो। यानी मैं माइक लगाकर मान लो बोल रहा हूं और कोई दूसरा साथ में माइक लगाकर बोल रहा है, तो वो दोनों आपस में अवरोधन पैदा करेंगे, तो इसको अवरोधन कहेंगे। सबसे ज्यादा सही है। और बाधा, बाधा उसको कहते हैं जो कार्य होने से पहले से शुरू होती है। जैसे मेरे गले में खराबी है, गला बैठा हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, ये मेरे बोलने में बाधा है। संप्रेषण यानी मैं बोलने के बाद जो बात शुरू होती है उसको संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण को जो बाधित करेगा उसको अवरोधन बोलेंगे। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निकुटन नहीं, संप्रेषण नहीं, सुसाध्यक। जो हमें संकेत प्राप्त हुए हैं उसको हम अपने हिसाब से कैसे उन संकेतों को जोड़े, उसको कैसे स्पष्ट करे या डिकोडिंग करे, दूसरे शब्दों में कहे तो उसको सुसाध्यक कहते हैं। ये प्रक्रिया सुसाध्यन कहलाती है। और जो बातचीत होती है या संप्रेषित होती है उसको संप्रेषण कहते हैं। निकुटन यानी कोडिंग करना, विकुटन यानी कोडिंग को वापस खोलकर भाषा में बदलना। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जोड़ने की प्रक्रिया सुसाध्यक कहलाती है। एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो स्वयं भी पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ाता है, शोध पत्र प्रकाशित करता है, प्राचार्य के साथ सहयोग नहीं करता है वो तो गलत हो गया। ये तीनों ठीक ठीक है। लेकिन अच्छा अध्यापक वो है जो अच्छी तरह पढ़ाता हो। देखो स्वयं पढ़ रहा है लेकिन पढ़ाता नहीं है तो वो अच्छा अध्यापक कैसे हो सकता है? बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित कर रहा हो लेकिन कक्षा में ही नहीं आता, तो वो अच्छा अध्यापक कैसे हो सकता है? तो अच्छा अध्यापक वो होगा जो अच्छी तरह पढ़ाएगा। जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क अनदेखा करना चाहता है तो उसका नेत्र संपर्क होना चाहिए। देखिए, जब भी व्यक्ति किसी से बात करता है, किसी संपर्क को, मान लो सामाजिक संपर्क को अनदेखा करना चाहता है या किसी भी तरह से बात करता है, तो व्यक्ति का आई कांटेक्ट अधिकतम होना चाहिए। हर स्थिति में उसका आई टू आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आगे परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में आप जाओगे तो आपको इंटरव्यू में ये चीज देखी जाएगी कि आपका आई कांटेक्ट कितना बनता है, नेत्र संपर्क कितना बनता है। तो ये आपका हर समय अधिकतम होना चाहिए। अध्यापन कार्य और शोध कार्य में
सबसे युक्ति युक्त विचार क्या है? दोनों सामान्य गतिविधियां हैं। हाँ, ठीक है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। दोनों एक सिक्के के पहलू है। जी हाँ, या अध्यापन कार्य करो या शोध कार्य करो। अध्यापन कार्य भी बच्चों के प्रति एक शोध होता है। बच्चों के बारे में हम नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, कोशिश ही करते हैं कि कौन सा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, कौन से बच्चे के साथ क्या समस्या है, कौन सा बच्चा किस विधि से ज्यादा सीखेगा, किस बच्चे पर कितना ध्यान देने की जरूरत है, किस बच्चे के बारे में क्या ध्यान देना है। ये सारी शोध है। इसलिए अध्यापन कार्य और शोध कार्य एक सिक्के के दो पहलू हो गए। अंतिम, ये एक दूसरे के प्रति बाधा उत्पन्न करते हैं, ये तो गलत हो गया। इसलिए सही उत्तर है दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत और ग्राहक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? देखो, संप्रेषण कैसा है? गोपनीय। एक दूसरे की बात किसी और को न सुने तो 12 से 20 इंच की दूरी थोड़ी ज्यादा दूरी होती है। 1-2 इंच की दूरी बहुत कम दूरी होती है। 3 से 6 इंच की दूरी ये सबसे उपयुक्त दूरी है। जैसे अपन दूसरे के कान के पास हाथ लगा कर उसके कान में कुछ कहे, ऐसी बात है। तो ये दूरी 3 से 6 इंच की दूरी सबसे आदर्श दूरी है।